नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जिस घड़ी का, जिस पल का आप सभी को बहुत दिनों से इंतज़ार था, आज वही दिन है। यूपीएससी ने कैलेंडर पहले ही जारी कर दिया था और कैलेंडर जारी करते हुए बताया था कि आपको नोटिफिकेशन 14 फरवरी 2024 को प्राप्त होगा। जैसे ही आपके लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा तभी पोर्टल भी ओपन कर दिया जाएगा ताकि आप आवेदन कर सके। तो यूपीएससी ने अब की बार जो सिविल सर्विस परीक्षा आयोजित करनी है उससे रिलेटेड हर एक बात अब क्लियर कर दी है। आपके लिए नोटिफिकेशन आ गया है, फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसीलिए ज़रूरी है कि आप फॉर्म भरने से पहले सभी महत्वपूर्ण बातें जान ले। कहीं ऐसा ना हो कि आप फॉर्म भरते समय कुछ गड़बड़ कर दे, कुछ दिक्कत हो जाए, फिर बाद में परेशानी हो। तो इसीलिए संस्कृति आईएएस ने फैसला किया है कि आपका मार्गदर्शन किया जाएगा और आपको नोटिफिकेशन से जुड़ी हुई प्रत्येक महत्वपूर्ण बात बताई जाएगी। चलते हैं आगे और देखते हैं क्या क्या खास है आप सभी लोगों के लिए, क्या क्या बातें आप लोग को जानना जरूरी है। आज डेट है 14 फरवरी 2024, नोटिफिकेशन आ गया है। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग डिले करते हैं, सोचते हैं कि अभी आज नहीं तो कल भर देंगे, कल नहीं परसों भर देंगे। इसके पीछे अनेक कारण होते हैं और अगर आप ऐसे ही डिले करेंगे तो हो सकता है कि आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़े। इसीलिए जितना जल्दी हो सके, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन फॉर्म ज़रूर भर दीजिएगा। और जल्दी भरने के लिए मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके अनेक कारण हैं। देखो, कई बार तो ऐसा होता है कि हम लोग सोचते हैं कल कर देंगे, परसों कर देंगे। इस दौरान क्या होता है कि कई बार हम लोग बाकी चीज़ों में बिजी हो जाते हैं और फॉर्म नहीं भर पाते। कई लोग का इस वजह से भी मिस हो जाता है। लास्ट डेट कब की है तो देखिए, फॉर्म आपके लिए अवेलेबल रहेगा 5 मार्च 2024 तक। 5 मार्च 2024 की शाम 5 बजे पोर्टल बंद हो जाएगा। उसके बाद किसी भी व्यक्ति का फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप लोग 5 मार्च का इंतजार करें। रीजन क्या है, देखिए, हम सभी को ना परीक्षा तो देनी होती है। हम सब चाहते हैं कि अधिकारी बने, सिलेक्ट हों, आगे जाएं, देश की सेवा करें, इसमें कोई दो राह नहीं है। लेकिन इस दौरान हम लोग अपना कंफर्ट भी देखते हैं। मान लीजिए आप दिल्ली में हैं, आपको भेज दे रहे हैं बिहार, या आपको भेज दे रहे हैं किसी और राज्य में। यूपीएससी का एग्जाम में सेंट्रल गवर्नमेंट का आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं भी भेजा जा सकता है। लेकिन किस आधार पे ये सब चीज़ें होती हैं, तो देखिए, जब आपसे फॉर्म भरवाया जाएगा आपको इसमें सेंटर भी चूज करना पड़ेगा। हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे नज़दीकी सेंटर मिले, अपने ही स्टेट में सेंटर मिल जाए, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। लेकिन सेंटर के अंदर भी यही व्यवस्था होती है, पहले आओ पहले पाओ। हर एक चीज़ इन्होंने लिमिट की हुई है, पहले ही हर एक चीज़ लिमिट करते हुए डिसाइडेड है कि हाँ, किस किस सेंटर के लिए कितने अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं। यदि वह संख्या पूरी हो जाती है तो उसके बाद वह जो सेंटर होता है वह ब्लॉक कर दिया जाता है, ताकि अब आप कोई भी व्यक्ति उसको चूज ना कर सके। तो इसलिए देर मत कीजिएगा, समय से भर दीजिएगा, क्योंकि सेंटर एलोकेशन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होता है। यहाँ पर परीक्षा कब आयोजित होनी है तो देखिए, बहुत अधिक समय नहीं है। मुझे पता है आप लोग सालों से तैयारी कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, और इस वर्ष की परीक्षा का आयोजन होना है 26 मई 2024 को। यूपीएससी की डेट फिक्स रहती है, यूपीएससी डेट नहीं बदलता। मैंने सिर्फ एक बार डेट बदलते हुए देखा है यूपीएससी को, भी कोरोना महामारी के दौरान। उसके अलावा कभी नहीं देखा कि यूपीएससी ने डेट बदली हो या किसी भी तरह से कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया हो। तो अब नोटिफिकेशन आ गया है, फॉर्म भी भरना है, तो फॉर्म भरते के साथ ही मन लगा के दिन रात एक करते हो सब लोग लग जाइएगा, क्योंकि फिर अगर आपने ये मौका छोड़ दिया, 1 साल फिर इंतज़ार करना पड़ेगा। और 1 साल का ही तो इंतजार होता है ना, बहुत भारी पड़ता है, बहुत लंबा होता है, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं इस दौरान। तो अब की बार निपटा दीजिए, जो होगा देखा जाएगा। ये आखिरी मौका होना चाहिए, और आखिरी मौका होगा तो बहुत अच्छा होगा आप सभी के लिए। इस दौरान कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आप सभी को जाननी जरूरी है, जैसे कि परीक्षा का पैटर्न। बहुत सारे लोग शुरू करते हैं तो चीज़ें पहले समझ लेते हैं। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। अभी यह जो नोटिफिकेशन है, यह नोटिफिकेशन प्री के लिए आया हुआ है। बस प्री एग्जाम में आप के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न आयोजित किए जाते हैं, यानी कि 2 प्रश्न पत्र होंगे, दोनों ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे होंगे। पहला प्रश्न पत्र जीएस का होगा, दूसरा प्रश्न पत्र सीसेट का होगा। तो आपको अब इसके अकॉर्डिंग ही तैयारी करनी होती है। यह सिर्फ आपको पास करके जाना है, मेरिट बनने में या आईएएस का सिलेक्शन होने में इसकी कोई भूमिका नहीं होती है। जैसे सीसेट का है वो तो क्वालिफाइंग ही है बिल्कुल। इसके अलावा आपको जो जीएस 1 है वह मेन होता है, जो भी कट ऑफ आखिर में निर्धारित होती है उसके अकॉर्डिंग चीज़ें यहाँ पे फाइनल की जाती है। यहाँ पे आपकी 2 परीक्षा होंगी। जब आप मेंस देने जाएंगे तो मेंस परीक्षा के अंदर आपके लिए 9 परीक्षाओं को आयोजित किया जाएगा। 9 परीक्षाएं जो होती हैं मेंस के अंदर, उनमें सबसे पहले तो 2 परीक्षाएं सिर्फ क्वालिफाइंग होती हैं। एक होती है इंडियन लैंग्वेज की, मतलब कोई भी एक भारतीय भाषा जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो चूज कर सकते हैं। दूसरी होती है इंग्लिश की, सभी के लिए कॉमन। क्वालिफाइंग है वैसे तो ये 300 अंक की परीक्षाएं ये होती हैं। इसके बाद शुरू होती है असली प्रतिस्पर्धा, यानी कि महाभारत जो है वह आपकी यहाँ पे शुरू हो जाएगी। इसके बाद आपको एक पेपर देना होता है एसए का। एसए के बाद में जीएस के होते हैं 4 और ऑप्शनल के होते हैं 2, 4, 6 और एक 7। ये 7 जो पेपर होते हैं यह निर्धारित करते हैं आपकी मेरिट, और यही सब एग्जाम जो होते हैं प्रत्येक होता है 250 अंक का। तो यह सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ क्वालिफाइंग है तो आपको सिर्फ पास करके ही निकल जाना है। टोटल यहाँ परीक्षा हो जाती है आपकी अब 9।
जब आप यहाँ से क्लियर कर लेते हैं इस राउंड को भी, तो उसके बाद फिर सबको पता है कि पर्सनालिटी टेस्ट होता है, वह भी सबके लिए खास होता है। तो यह है कुछ हमारी यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का पैटर्न। सबको इसके अकॉर्डिंग ही फॉलो करना होगा। जैसे जैसे आप चरण पार करेंगे, हर एक चरण के बाद आपके लिए एक फॉर्म इशू किया जाएगा। वह फॉर्म जो आएगा आपको डेफ भरना होगा प्रॉपर तरीके से। हाँ, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वह आपसे यहीं शुरुआत में भरवा ली जाएंगी कि आपकी भाषा क्या रहने वाली है, ऑप्शनल क्या रहने वाला है, आप जब पेपर अटैम्प्ट करेंगे तो किस भाषा में अटैम्प्ट करेंगे, ये सभी चीज़ आपको इसी फॉर्म में भरनी होंगी। ज़रूरी है आप हर एक काम सावधानी पूर्वक करें, जो भी निर्णय लें सोच समझ के लें, क्योंकि ज़िंदगी भर का सवाल हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आगे और क्या क्या खास चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहले परीक्षा के उम्मीदवार के लिए आपकी पात्रता क्या होनी चाहिए। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हम कब भर सकते हैं, कब नहीं भर सकते हैं, क्या क्या होना चाहिए। तो देखिए, इसके लिए एक कॉमन एलिजिबिलिटी जो होती है वह होती है ग्रेजुएशन। यदि आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं, यानी कि आपका 3rd ईयर कंप्लीट है, मार्कशीट आपके हाथ में है, आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता। बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि अगर हम 3rd ईयर में हैं, अभी परसुइंग हैं ग्रेजुएशन के अंदर, 3rd ईयर चल रहा है हमारा, तो क्या हम भर सकते हैं और क्या वह मान्य होगा। तो जी हाँ, बिल्कुल 3rd ईयर वालों के लिए यह मान्य होता है। यदि आप 2nd ईयर में हैं या 1st ईयर में हैं तो उस स्थिति में ये आपके लिए मान्य नहीं होगा। ये बात भी ध्यान रखनी है। 3rd ईयर वाले लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं, एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं, हर एक चीज़ वैलिड है। और ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो बेहतर है, आपके लिए बेहतरीन अवसर है, आप यहाँ पर आकर के चीज़ों को कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए कहीं नहीं, सीधा चले जाइए upsconline.nic.in पे, फॉर्म वगैरह सब कुछ यही मिलेगा। इत्मीनान से भरिएगा, समय निकाल करके, कोई जल्दबाजी किसी को नहीं करनी है। किन किन बातों का ध्यान रखना है फॉर्म भरते हुए, जरा एक बार इस पर भी नज़र डाल लेते हैं। हाँ, आप लोग बहुत बार गलती कर देते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं जल्दी जल्दी भरते हुए कि डाल देते हैं बाद में देखा जाएगा। तो देखो, ये काम भी नहीं करना है। इत्मीनान से भरिए, तरीके से भरिए। क्या जल्दबाजी है? जब सालों से तैयारी कर रहे हो तो फॉर्म भरते हुए क्यों जल्दबाजी करनी है? बहुत लोग को मैंने देखा है, कई बार कोई जेंडर ही गलत कर देता है, कोई डेट ऑफ बर्थ ही गलत कर देता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल रहे हैं मेरी लाइफ के अंदर, मैंने लोगों को देखा है अब तक। चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको प्रॉपर टाइम दिया जा रहा है, 5 मार्च तक फॉर्म अवेलेबल है, तो आराम से किसी भी एक दिन, 2 एक दिन में टाइम निकालकर आराम से भर लीजिएगा हर एक चीज़। जितनी बात बताई जा रही है इनका भी ध्यान रखिएगा। लेकिन बाई चांस मान लीजिए गलती हो जाती है, तो आयोग ने अब की बार सोचा है उसके लिए भी, यदि आप गलती कर देते हैं तो एक विंडो ओपन की जाएगी आपके लिए 6 मार्च 2024 से 12 मार्च 2024 तक के लिए। यह जो विंडो ओपन की जा रही है 7 दिन के लिए की जा रही है। इस दौरान आपको जो भी चीज़ें लगती है कि हमसे कुछ गलती हो गई है, फॉर्म जब भरें तो बिल्कुल सेव कर लीजिएगा आपका जो फाइनल PDF होगा उसका प्रीव्यू लेकर के। यहाँ पे आपको मौका मिलता है, अगर आपने कोई गलती कर दी है तो उसको सुधारने का। आयोग ने अच्छा किया है इस चीज़ को, क्योंकि अब की बार आयोग ने एक परिवर्तन यह किया हुआ है कि आपको फॉर्म वापस लेने का मौका नहीं मिलेगा। बीच में हम लोगों ने कई बार देखा था कि आयोग यह सोचता था कि परीक्षा का समय आने तक बहुत लोगों का मन बदल जाता है। बड़ी परीक्षा है अपने आप में, सीरियस लेते हैं लोग, और अटेम्प्ट की बात भी होती है, तो अंत तक आते आते जब लगता है कि अब की बार अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए या तैयारी पूरी तरह से नहीं है, टेस्ट सीरीज में अंक नहीं आ रहे, लोग सोचते हैं कि फॉर्म वापस ले लेंगे। तो अब की बार आयोग ने क्लियर कह दिया कि देखो, आपको फॉर्म वापस लेने का कोई मौका नहीं दिया जाएगा। ये बात ध्यान रखनी है। आपको जो सुधार करना है, सुधार के लिए आपकी विंडो ओपन रहेगी, वह सब चीज़ आपको करने का मौका पूरा दिया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो फॉर्म वापस लेने के आप विचार मन में रखिएगा ही मत। इसके अलावा जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको अपना एक आईडी प्रूफ भी यूज़ करना होगा। उस आईडी की आपको PDF बनानी होगी। वह अगर आधार कार्ड की है तो ध्यान रखिएगा कि वह लॉक नहीं होनी चाहिए, अनलॉक करके ही अपलोड कीजिएगा उसको। इसके अलावा अगर आप किसी और आईडी को अपलोड कर रहे हैं, वोटर आईडी है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, कुछ और है, उस स्थिति में उसका PDF बना के आपको अपलोड करना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखिएगा कि फॉर्म भर रहे हैं, जिस आईडी का यूज़ कर रहे हैं, वह आईडी संभाल के रखनी है आपको आगे तक, क्योंकि जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो यूपीएससी के एडमिट कार्ड पे आपका आईडी नंबर पूरा मेंशन करके भेजा जाता है और उसी आईडी से मैच करके ही आपको एंट्री दी जाती है। ऐसा नहीं हो कि अभी आईडी भर दी और बाद में फिर चीज़ें गड़बड़ हो जाए, खो जाए तो परेशान हो। तो ऐसा कुछ नहीं करना, चीज़ों को पहले ही सिक्योर रखिएगा अपने स्तर पर, इसलिए आपको हर एक चीज़ पहले बता दी जा रही है। एक बात और ध्यान रखनी है कि आयोग ने आपके लिए सुविधा के लिए फ़ोन नंबर इशू कर दिए हैं, आपके लिए डेस्क अवेलेबल करवाई हैं, ताकि कुछ लोगों को अगर परीक्षा का फॉर्म भरने में कुछ दिक्कत होती है तो आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग भी हैं आपकी हेल्प के लिए, आपको हर एक चीज़ बता ही रहे हैं। अगर आपको कहीं पे भी कोई इशू होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको आंसर आराम से मिल जाएगा बिना परेशान हुए। हर एक चीज़ के लिए संस्कृति आईएएस की टीम आपके लिए हमेशा ही अवेलेबल रहती है, आपकी परीक्षा का मार्गदर्शन के लिए अवेलेबल रहती है। मोबाइल फ़ोन प्रतिबंधित हैं, यदि आप लोग एग्जाम देने जाएं तो चीज़ों का ध्यान रखिएगा। डिजिटल डिवाइस जो है उनकी अनुमति नहीं है किसी भी रूप में, चाहे मोबाइल फ़ोन हो या कोई और डिजिटल डिवाइस हो, चाहे ब्लूटूथ है, कैमरा हो, वगैरह वगैरह, हर एक चीज़ यहाँ पर इन्होंने लिख दी है। तो कोई भी डिजिटल डिवाइस अलाउ नहीं होगा परीक्षा के दौरान। आप घड़ी ले आ सकते हैं, यूपीएससी में घड़ी को लेकर के कोई रोक टोक नहीं होती है। कोई बहुत ही बड़े स्तर की चेकिंग यहाँ पर नहीं होती है, क्योंकि माना जाता है कि आप लोग समझदार हैं, सिविल सर्विस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो सब चीज़ें आप लोग अच्छे से मेंटेन रखेंगे, ये उम्मीद भी आप लोगों से की जाती है। तो
बस। और जो भी डिजिटल डिवाइस है उनको मना होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, डिजिटल डिवाइस आप लोग नहीं ले जा सकते। इसके अलावा अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि फॉर्म भरते हुए एक गड़बड़ ये कर देते हैं कि पुरानी फोटोज़ यूज़ कर देते हैं। सभी के साथ में होता है, हर जगह पे ना ट्रेंड चल रहा है ये वाला, 50 रुपये में 30 फोटो, 70 रुपये में 40 फोटो चल रहा है ना ट्रेंड ये वाला। हम लोग क्या करते हैं कि पुरानी फोटो क्लिक हो गई तो हम सोचते हैं कि चलने दो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, क्या ही हो जाएगा, ठीक है सब कुछ। आयोग ने पहले क्लियर कर दिया है कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है फोटो अपलोड करते हुए, और अगर आप फोटो अपलोड करते हुए आयोग की गाइडलाइंस का पालन नहीं करते हैं तो आप खुद स्वयं जिम्मेदार होंगे इन चीज़ों के लिए। बाद में आयोग के ऊपर क्लेम मत कीजिए किसी भी तरह से। तो फोटो किस प्रकार से अपलोड करनी है आप जरा यह सभी चीज़ें समझ लीजिए। आपकी जो फोटो होगी वह 10 दिन से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। अब तो स्मार्ट ज़माना है, सबके पास मोबाइल फ़ोन है। यदि बाहर नहीं जाना चाहते फ़ोटो के लिए, कहीं पे देखिए कोई सफ़ेद दीवार वगैरह होगी, वहाँ खड़े हो जाइए, अपने मित्र से फ़ोटो क्लिक करवा लीजिए, अपने घर में किसी से फ़ोटो क्लिक करवा लीजिए। यह काम आप कर सकते हैं, ये ईजी है आप लोग के लिए, है ना। फ़ोटो लेटेस्ट रहेगी तो जिस समय आप लोग एग्ज़ाम देने जाएंगे तो देखिए चेहरे बदलते हैं, कई बार लड़कों के साथ तो बहुत होता है, दाढ़ी बढ़ जाती है, कभी बाल छोटे हो जाते हैं, कभी बाल बड़े हो जाते हैं, मैच नहीं होता, ये दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप लोग कर लीजिए। और वैसे भी जब तक आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वैसे ही 3 महीने गुजर चुके होंगे, मार्च की लास्ट डेट है, मई में एग्ज़ाम होगा, तो उस स्थिति में आपको 2 से 3 महीने बीत जाएगा। जो लोग फरवरी में भर देंगे उनके लिए 3 महीने का हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि 10 दिन से अधिक पुरानी फोटो ना हो, लेटेस्ट फोटो अपलोड करेंगे आपके लिए ठीक रहेगा। इसके अलावा आयोग ने यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर कर दी है कि फोटो 10 दिन से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखना ही रखना है। इसके साथ यह भी ध्यान रखना है कि आप जो फोटो अपलोड करेंगे उस फोटो के ऊपर आपका नाम होना चाहिए। आपकी चेस्ट पे यहाँ पे नाम लिखिएगा, नाम के नीचे आपको वो डेट भी मेंशन करनी है जबकि वह फोटो हो। इस प्रकार का एक पूरा का पूरा आपको फोटो पहले सेटअप करना होगा, उसके बाद ही उसको अपलोड कीजिएगा, क्योंकि ये यहाँ पर है प्रॉपर मेंशन किया हुआ है इन्होंने इस चीज़ को, इसका भी ध्यान रखना। इसके अलावा इन्होंने यह भी मेंशन किया हुआ है कि आपकी जो फोटो हो, पहली बात तो स्पष्ट होनी चाहिए, साथ साथ उसके 3/4 भाग पर सिर्फ आपका चेहरा होना चाहिए। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। ऐसा नहीं हो कि मतलब कि फोटो में कुछ भी अड़गड़ गड़बड़ हो गई है, कुछ लोग यहाँ तक क्लिक करवा लेते हैं, कुछ लोग यहाँ तक ही क्लिक करवाते हैं। तो जो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट रहता है उसका पालन कीजिएगा। वैसे जिस समय आप लोग फोटो अपलोड करेंगे ना, तो अपलोड करते समय आपको वहाँ पर नीचे ना कुछ एग्जाम्पल भी दिखा दिए जाएंगे कि सही एग्जाम्पल क्या है, किस तरह की आपकी फोटो होनी चाहिए, किस तरह दिखनी चाहिए। यदि उस तरह नहीं दिख रही है तो सुधार जरूर कर लीजिएगा। आपको हर जगह मौका दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि आयोग जो है बहुत पत्थर दिल है, कठोर है, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए, सबके लिए सोचता है वो, इसलिए आपको हर जगह पर हर एक चीज़ बताते हो पहले चलता है, ताकि आप वो गलतियाँ ना करें। आगे क्या करना है आप लोग को, इसके अलावा जो ये फोटो वगैरह रहेगा आपका हर एक लेवल पे उसका मिलान किया जाएगा, आपके फेस मैच करना चाहिए। तो इन चीज़ों का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक बात ये भी कर दी गई है कि देखिए जब समय आपकी परीक्षा हो तो समय से पहुँच जाइएगा। 10 मिनट पहले ही एंट्री बंद कर देते हैं टाइम से, तो 9:30 से पहले ही पहुँच जाइएगा, आधे 1 घंटे पहले पहुँच जाइएगा, समय से एंट्री कर लीजिएगा। OMR शीट भी भर लीजिएगा। जब आप लोग परीक्षा देने जाएंगे तो आपके साथ में OMR का डिस्कशन भी किया जाएगा कि OMR भरते समय बहुत लोग गड़बड़ करते हैं, क्या क्या गड़बड़ नहीं करनी है, किन किन चीज़ों को कैसे कैसे ध्यान रखना है, वह बात भी हम लोग आपके साथ ज़रूर करेंगे। इसके अलावा यह पूरी लिस्ट है जो सेवाएं होती हैं इस परीक्षा के अंदर शामिल, उनकी पूरी लिस्ट तो देख लीजिए। सब लोगों की जो पसंद होती है वह तो यही रहती है, भारतीय प्रशासनिक सेवा। सब चाहते हैं कि IAS ही बनना है, लेकिन उसके अलावा क्या होता है कि जैसे जैसे आपकी जो रैंक है ना वह पीछे होती जाएगी, उसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे आप इस श्रेणी में नीचे आते जाएंगे। लोग पसंद करते हैं कि ठीक है प्रशासनिक सेवा मिल जाए, विदेश सेवा मिल जाए, पुलिस सेवा मिल जाए। इसके अलावा हम इस लिस्ट में एक खास चीज़ यह देखते हैं कि इसमें 16 सर्विसेज ऐसे हैं जो ग्रुप A की हैं। 16 सर्विसेज के बाद जितनी सर्विस बच जा रही है 5, और ये 5 सर्विसेज ग्रुप B की होती हैं। वैसे हर एक व्यक्ति चाहता है कि हम लोग ग्रुप A में रहें, बाकी रैंक के अकॉर्डिंग चीज़ें बाद में हम पे फाइनल होती है। बट परिणाम की चिंता किए बिना आप परीक्षा की तैयारी कीजिए, आप मेहनत कीजिए, हर एक चीज़ ईमानदारी से करेंगे, सब चीज़ें अच्छी रहती हैं तो उसके बाद परिणाम अवश्य ही अच्छा होगा, इसकी उम्मीद हम लोग कर सकते हैं। अब की बार वैकेंसीज कितनी हैं, बहुत सारे लोग यह भी जानना चाहते हैं। तो अब की बार देखिए वैकेंसी जो है काफ़ी अच्छी निकाली गई है आयोग के द्वारा। इस बार टोटल वैकेंसी है 1056, यानी कि टोटल आपके पास में इतनी सीट है। बीच में ऐसा भी हुआ था कि 600, 700, 800, 900 भी निकाली गई। अब की बार 1056 इन्होंने निकाली है, तो अच्छा है। हर एक व्यक्ति यही चाहता है, हर कैंडिडेट यही उम्मीद करता है कि वैकेंसीज जितनी ज़्यादा निकल जाए उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार आप लोग याद रखिएगा, वैकेंसीज भी अच्छी हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं। यहाँ पर सेंटर को लेकर के मैं आपको पहले बता चुका था कि पहले आओ पहले पाओ के आधार पर सेंटर निर्धारित किए जाते हैं इसके अंदर। तो देखिए सेंटर्स की पूरी लिस्ट है, अलग अलग राज्यों के सभी सेंटर यहाँ दे दिए गए हैं, कहाँ कहाँ परीक्षा आयोजित हो रही है। तो बिल्कुल आप इसमें से आपके जो राज्य वाला है, घर के जो निकट है, या आप जो अपना गृह राज्य ही लेना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं घर से बाहर तैयारी करते हैं, जैसे कि दिल्ली में रहकर तैयारी करते हैं,
तो अगर आप चाहते हैं कि आपको सेंटर दिल्ली में ही मिल जाए, जाना ना पड़े, क्योंकि क्रूशियल टाइम होता है, अंत में सोचते हैं कि पढ़ लेते हैं हम बहुत ज़्यादा जितना अच्छा हो सकता है। लोग मैंने देखा है कि रेगुलर पढ़ रहे होते हैं, उस समय परीक्षा से एक रात पहले भी पढ़ रहे होते हैं। मैंने सेंटर्स पे देखा कि सुबह भी लोग नोट्स लेके बैठे होते हैं, रिवाइज कर रहे होते हैं। तो नहीं चाहते कि ट्रैवल में परेशान हो, थक जाएं, चीज़ें बड़ा परेशान करती हैं। अगर आप दिल्ली में हैं, चाहते हैं दिल्ली में ही परीक्षा देनी है, फॉर्म भर दीजिए, दिल्ली का सेंटर डालेंगे, दिल्ली में ही मिलेगा। आयोग छेड़छाड़ नहीं करता इसके अंदर, आपके लिए ये बहुत अच्छा होगा। तो आपके लिए चीज़ें ठीक हो जाएंगी। यहाँ पर काफ़ी सेंटर हैं और भी हैं, ये पूरी लिस्ट आपके यहाँ पर आयोग ने खुद मेंशन किया हुआ है कि भाई पहले आओगे पहले पालोगे, इसके आधार पर डिले जितना करोगे देखो अपना नुकसान करोगे। इसलिए मैं शुरुआत से ही कह रहा हूँ कि समय से भर दीजिएगा। बहुत सारे लोग एज को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि हमारी एज इतनी हो गई है, क्या हम भर सकते हैं, नहीं भर सकते हैं। अधिक वाले लोग कम कंफ्यूज रहते हैं, कम वाले लोग ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि अभी नया नया होता है, खून उबाल मार रहा होता है ना कि ग्रेजुएशन की है या फाइनल ईयर में है, सिविल सर्विसेज परीक्षा देनी है, कौन दे सकता है, किसका फॉर्म एक्सेप्ट होगा, समझ लीजिए। देखिए, सिविल सर्विसेज परीक्षा को अटेम्प्ट करने के लिए जो आपकी मिनिमम एज है वह होती है 21 ईयर्स। आपकी जो मैक्सिमम एज है, जो जर्नल है एक तरह से, वह है 32 ईयर्स। अब आप यह सोच रहे होंगे कि साल भर में 12 महीने 365 दिन, किस दिन पैदा होने वाले को कहाँ पे कंसीडर किया जाएगा, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। दरअसल जो हमारा आयोग है ना, यूपीएससी ने अपने लिए डेट निर्धारित की हुई है 1 अगस्त। यदि आप 1 अगस्त 2024 तक 21 वर्ष के हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन आप 2 अगस्त को पैदा हो गए हैं, किस वर्ष में? यदि आप 2 अगस्त 2003 को पैदा हो गए हैं तो देखिए उस स्थिति में आप फॉर्म नहीं भर सकते। तो आयोग ने निर्धारित कर रखा है कि देखिए एज जो रहेगी वह 21 वर्ष से 32 वर्ष तो है, ये हमने मानी हुई है, लेकिन इस फॉर्म को 2024 के लिए 2 अगस्त 1992 से पहले पैदा हुआ कोई भी व्यक्ति या पहले जन्मा कोई व्यक्ति नहीं भर सकता। तो अगर आप 2 अगस्त 1992 के बाद जन्मे हैं तो उस स्थिति में आप फॉर्म भर सकते हैं। वहीं अगर आपका जन्म 1 अगस्त 2003 के पहले हुआ है तो भर सकते हैं, यही है हमारे पास फिलहाल पैरामीटर। यदि आप 1 अगस्त 2003 के बाद जन्मे हैं तो भी नहीं भर सकते, 2 अगस्त 1992 से पहले जन्मे हैं तो भी नहीं भर सकते। ये जनरल क्राइटेरिया है। लेकिन अब यहाँ एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट किस प्रकार का है यह समझ लीजिए। दरअसल क्या होता है कि आयोग ना रिलैक्सेशन देता है। यह रिलैक्सेशन मिलता है खासतौर पे ओबीसी, एससी तथा एसटी वर्ग के लोगों को। कैसे कैसे रिलैक्सेशन मिल रहा है जरा समझ लेते हैं। अब आपको ये तो पता लग गया कि मैक्सिमम एज जो है वह 32 ईयर्स, यानी कि 32 वर्ष के बाद आप परीक्षा नहीं दे सकते, लेकिन आयोग कहता है कि ओबीसी वाले दे सकते हैं। एक बात और समझ लीजिए यहाँ पर कि जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि 21 से 32 वर्ष जो है यह तो जर्नल के लिए है, ठीक है, यानी कि आपको 21 से 32 वर्ष तक भरने का मौका मिलेगा, यह फिक्स है। लेकिन ये मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ जनरल कैटेगरी वाले लोगों को। यदि आप जनरल कैटेगरी में आते हैं, आपके पास किसी भी जाति विशेष का, समुदाय विशेष का कोई सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप इसके अंदर हैं। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर यह भी चिंतित रहते हैं कि मान लीजिए 21 से 32 वर्ष तक की आयु तो है हमारे पास, लेकिन इस दौरान कितनी बार परीक्षा दे सकते हैं, तो इसका भी देखिए ध्यान रखना है आप लोग को। यदि आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आपके पास सिर्फ 6 अटैम्प्ट हैं, यानी कि इस पूरी अवधि में आप जितना भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम जनरल कैटेगरी में रहते हो 6 ही बार परीक्षा अटेम्प्ट कर सकते हैं, इसके बाद आपको अवसर नहीं दिया जाएगा। लेकिन ओबीसी कैटेगरी में अगर आप आ जाते हैं तो आपके लिए थोड़े से पैरामीटर अलग हैं। क्या पैरामीटर अलग हैं? देखिए 21 से 32 वर्ष तो एज रहेगी, ये तो आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा आयोग कहेगा कि आप 3 वर्ष और ले लीजिए, आपको 3 साल का यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि अब आपके पास एज हो गई है मैक्सिमम 35 ईयर्स। आप 35 वर्ष की आयु तक परीक्षा दे सकते हैं। लेकिन अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि एज बढ़ा दी, फायदा क्या, अटेम्प्ट तो 6। तो आयोग ने यहाँ भी सोचा है कि अगर आपकी एज बढ़ रही है 3 वर्ष, आपके 3 अटेम्प्ट बढ़ा देते हैं, आप 9 अटेम्प्ट दीजिएगा। ये बात तो हो गई ओबीसी के लिए। यदि आप एससी या एसटी कम्युनिटी में आते हैं तो उसके लिए भी कुछ अलग व्यवस्था है। आयोग ने कहा हुआ है कि हम 32 सामान्य रखे हुए हैं, एससी या एसटी वालों को हम 5 वर्ष एक्स्ट्रा देंगे। तो यदि 5 वर्ष एक्स्ट्रा मिला तो कितना हो गया, आप 37 ईयर्स तक का मौका आपको मिल गया। अब यहां भी प्रश्न वही कि 37 तो हो गया, अटेम्प्ट कितने? तो देखिए अटेम्प्ट वाली जो ये बाधा है ना, ये जो सीमा है, यह सीमा एससी और एसटी कम्युनिटी के लोगों पे लागू ही नहीं होता है। अगर आपका मन है 21 से 37 वर्ष तक हर वर्ष परीक्षा दीजिए, मन नहीं है तो बीच में जब जब ठीक लगता है तब तब परीक्षा दीजिए। लेकिन आपके लिए जो यह पूरे के पूरा समय सीमा है, आप हर वर्ष तक परीक्षा दे सकते हैं। आयोग ने ऐसी व्यवस्था आपके लिए की हुई है। वही सब बात यहाँ पर लिखी हुई है। जैसे कि अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी में हैं तो उस दौरान आपके ऊपर कोई भी अटेम्प्ट की सीमा लागू नहीं होगी और 5 वर्ष तक के समय आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। यदि आप ओबीसी में आते हैं तो देखिए उस दौरान आपको 3 वर्ष तक का समय और अधिक मिल जाएगा। क्लियर है इतना मामला?
तो यह सभी चीज़ें जो जर्नल वाली हैं, जो मेन है मुख्य रूप से, वह यहाँ पर क्लियर कर दी गई है कि क्या होगा जर्नल के लिए, क्या होगा SC ST के लिए, क्या होगा OBC के लिए। इतना क्लियर है आप लोग को। तो देखिए यह सारी वह महत्वपूर्ण बातें थी जो आपको परीक्षा का फॉर्म भरते हुए ध्यान रखनी है, किस किस प्रकार से चीज़ें हो रही हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें जो आपको धीरे धीरे जानना ज़रूरी है, जो आप जानते रहेंगे और परीक्षा के समय तक आपको पता होनी चाहिए। तो वह सभी बातें संस्कृति IAS आपको धीरे धीरे समय के अनुरूप बताता रहेगा, लेकिन फॉर्म भरते हुए इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है। क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कितने अटेम्प्ट हैं, और इसके अलावा फोटो का क्या ध्यान रखना है, फॉर्म का क्या ध्यान रखना है, सेंटर का क्या ध्यान रखना है, ये सभी चीज़ आपको बता दी गई है। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी, क्लियर लगी होंगी। इसके अलावा अगर कहीं भी किसी को कुछ भी डाउट है तो आप तुरंत कमेंट कर दीजिए, आपको कमेंट में हर एक बात का जवाब दे दिया जाएगा बिना किसी परेशानी के। बस मन लगा के तैयारी कीजिए, फॉर्म भरिए। हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। धन्यवाद।